जहर खाओ न माहौर खाओ, मरना है तो पूर्णिया जाओ। पूर्णिया बिहार का एक जिला है और यह कहावत कोसी नदी के संदर्भ में कही जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्णिया और उसके आसपास के कई जिले हर साल कोसी नदी का तांडव झेलते हैं और इस बाढ़ के कारण बिहार में सैकड़ों लोग हर साल मरते हैं, हजारों विस्थापित होते हैं, करोड़ों के जान माल का नुकसान होता है। लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद बाढ़ खत्म होते ही जिद्दी बिहारी सामान्य जीवन जीने लगता है। उत्तर बिहार से बाढ़ का नाता काफी पुराना है। उस इलाके की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे बाढ़ से बचाया नहीं जा सकता। हिमालय से निकलने वाली करीब 1 दर्जन नदियां नेपाल से होते हुए उत्तरी बिहार के इस इलाके में उतरती हैं। जानकार कहते हैं कि बाढ़ एक कुदरती परिघटना है जिसे रोका नहीं जा सकता। मनुष्य के हित में यही है कि वह बाढ़ के मुताबिक जीना सीख ले, लेकिन जब तकनीक से प्रकृति को जीत लेने का भरोसा इंसानों में कुछ ज्यादा ही भर गया तो नदियों को कंट्रोल कर बाढ़ रोकने के तरीके अपनाए गए। बहरहाल पिछले 5-6 दशकों के अनुभवों ने यह भरोसा तोड़ दिया है। बांध और तटबंधों के जरिए बाढ़ रोकने की उम्मीद निराधार साबित हो गई है। बिहार में 1952 में बाढ़ प्रभावित इलाका 25 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 68.8 लाख हेक्टेयर हो गया है। जाहिर सी बात है, पिछले 5 दशकों में बाढ़ नियंत्रण में अरबों खरबों का जो कुछ भी निवेश किया गया वो फायदे की जगह नुकसान पहुंचा रहा है। जानकारों का कहना है कि बिहार में बाढ़ भूखमरी की एक बड़ी वजह जरूर है, लेकिन यह सिर्फ एक वजह है। सूखा और सामान्य स्थितियों में भी भूखमरी के हालात पैदा होते रहे हैं। इसका सबसे खास कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ने बाढ़ और सूखा राहत को नेताओं, ठेकेदारों और बिचौलियों के लिए फायदेमंद उद्योग बना रखा है। आज के टॉपिक में बिहार में बाढ़ के कारणों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि बिहार में बाढ़ का कारण प्राकृतिक है या फिर इसमें इंसानों का हाथ है। नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं इन डेप्थ। बिहार में बाढ़ की स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले बिहार में बहने वाली नदियों की बात कर लेते हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो पश्चिम में घाघरा नदी से लेकर पूरब में महानंदा नदी तक उत्तरी बिहार का विस्तार है। सबसे पहले मैप के जरिए नेपाल से बिहार के रास्ते भारत में एंटर करने वाली नदियों को जान लेते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में बहने वाली नदी महानंदा नदी है। इसकी सहायक नदियां मेची और कंकई नदी है। इन नदियों के कारण लगभग हर साल इन जिलों में बाढ़ आती है। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार के इलाकों तक कोसी नदी का पानी जाता है। ये जिले हर साल कोसी के कारण बाढ़ का दंश झेलते हैं। बिहार के यही इलाके यानी कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कमला बलान नदी मधुबनी के जयनगर के पास से नेपाल से भारत में एंटर करती है। इस नदी के कारण मधुबनी जिले में बाढ़ आती है। और पश्चिम की तरफ बढ़ें तो दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर में बागमती नदी बाढ़ लाती है। लाल बकैया और लखनदेई नदियां बागमती की शाखाएं हैं। बागमती, कमला बलान और बूढ़ी गंडक कोसी की सहायक नदियां हैं। गंडक और बूढ़ी गंडक नदियां बिहार के पश्चिम से बिहार में प्रवेश करती हैं। गंडक से बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली जिलों में पानी भर जाता है। तो वहीं बूढ़ी गंडक नदी में जब बाढ़ आती है तो इससे बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले प्रभावित होते हैं। ऊपर जितनी नदियों का मैंने जिक्र किया ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियां कही जाती हैं। ये सभी नेपाल से निकलकर उत्तर की तरफ से गंगा में मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज हैं। वहीं दक्षिण की तरफ से गंगा में मिलने वाली नदियों की बात करें तो इनमें प्रमुख सोन, पुनपुन और फल्गु नदी है। ये सभी नदियां अलग अलग जगहों पर आकर गंगा में मिल जाती हैं। बिहार में 35 ऐसी छोटी बड़ी नदियां हैं जो गंगा में मिलती हैं। आप नक्शे में देख सकते हैं कि गंगा नदी बिहार के बीचों बीच होकर गुजरती है। गंगा के उत्तरी इलाके को हम उत्तर बिहार और दक्षिणी भाग को दक्षिण बिहार कहते हैं। मुख्य रूप से उत्तर बिहार के इलाके ही बाढ़ से ज्यादा प्रभावित होते हैं। बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उत्तर बिहार का 73% इलाका बाढ़ प्रभावित है। पूरे बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ झेलते हैं, जिनमें 12 से 15 जिले ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ आ ही जाती है। अगर मानसूनी बारिश ज्यादा हो गई तो मध्य बिहार के भी कुछ इलाके बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। वहीं दक्षिण बिहार का इलाका सूखाग्रस्त है, यानी यहां पानी की समस्या है। दरअसल बिहार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि एक तरफ बिहार का उत्तरी भाग हर साल बाढ़ झेलता है तो वहीं
कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दक्षिणी बिहार के जिले जैसे गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका, शेखपुरा सूखे से परेशान हैं। यह बिहार और बिहारियों का दुर्भाग्य ही है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी बिहार के उत्तरी और दक्षिणी भाग ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जो एक दूसरे को दूर करने की क्षमता रखते हैं। यानी अगर उत्तर बिहार की नदियों को दक्षिण बिहार की नदियों से जोड़ दिया जाता या बड़ी संख्या में नहर बना दिए जाते तो उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या और दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या दोनों खत्म हो जाती। अब जाकर कहीं कोसी और मेची नदियों को जोड़ने वाली परियोजना के बारे में सोचा गया है, लेकिन संदेह इस पर भी है कि आखिर इसे मूर्त रूप कब तक दिया जा सकेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार में बाढ़ के कारणों पर। हम सबने स्कूल कॉलेजेस में बिहार में बाढ़ के कारणों के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जो सुनने में बड़े सामान्य से लगते हैं, जैसे बड़ी संख्या में नदियों का होना, जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश के पैटर्न में बदलाव, कम समय में मूसलाधार बारिश होना, नदियों में गाद का जमाव, वनों की अंधाधुंध कटाई, हिमालयी क्षेत्रों में पत्थरों का उत्खनन वगैरह वगैरह। ये सभी आप जानते होंगे, मैं फिर से इन्हें नहीं दोहराऊंगा। मैं सिर्फ एक मूल और ठोस वजह बताऊंगा जिस कारण से बिहार में हर साल बाढ़ आती है और इतनी तबाही मचती है। दशकों से नदियों और बाढ़ पर काम कर रहे इंजीनियर और बाढ़ विशेषज्ञ दिनेश कुमार मिश्र कहते हैं कि जब तक इन इलाकों में नदियों के बहाव में मानवीय हस्तक्षेप नहीं थे तब तक बाढ़ इतने विकराल रूप में नहीं आती थी। पहले भी बाढ़ आती थी, लेकिन इसकी अवधि 15-20 दिन या 1 महीने तक होती थी। उत्तरी बिहार का यह इलाका जल संसाधन के रूप में काफी समृद्ध है। हिमालय से निकलकर आने वाली ये नदियां अपने साथ हमेशा सिल्ट यानी गाद लेकर आती हैं। यानी नदी अपने रास्ते में पड़ने वाली मिट्टी, पत्थर जैसी चीजें अपने साथ बहा कर ले आती है। हमेशा आने वाली सिल्ट काफी उर्वरक होती है, जो खेती के लिए भी उपजाऊ होती थी। साथ ही साथ बाढ़ के समय नदियों का जो पानी एक बड़े इलाके में फैलता था, वो खेती की जरूरतों को भी पूरा करता था। पहले के लोग नदियों के साथ इसी समन्वय से रहते थे कि अगर बाढ़ के रूप में कुछ दिनों की परेशानी भी है तो उसे सह लेंगे, लेकिन बाकी के 11 महीने खेती के लिए ये सारी चीजें काफी उपयोगी होती थीं। फिर समय बढ़ा, खासकर आजादी के बाद से इन नदियों पर बराज और तटबंध बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। बराज और तटबंध मुख्य रूप से नदी के पानी को रोकने के लिए एक अवरोध होता है, जिसके माध्यम से नदी के बहाव को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। आज के समय में ऊंची ऊंची सड़कें और हाईवेज भी तटबंध का ही काम करते हैं, जो नदी के पानी को एक तरफ रोकते हैं। तटबंध बनाने से नदी के प्राकृतिक रास्तों में कई विकृतियां पैदा हुई। पहला यह कि नदी का जो पानी विस्तीर्ण इलाके में फैलता था, अब वो एक सीमित दायरे में ही सिमटने लगा। इस दौरान जब पानी का दबाव ज्यादा हुआ और तटबंध टूटे तो बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया। जैसे साल 2008 में नेपाल के कुसहा में तटबंध टूटने से बिहार में इतनी भयंकर बाढ़ आई थी। इसके अलावा बराज और तटबंधों से नदियों के पानी रोके जाने के कारण इनमें गाद का जमाव होने लगा। दरअसल बाढ़ के दौरान जो पानी आता है वो अपने साथ गाद भी लाता है। बाढ़ नियंत्रण के तहत हम जो भी काम करते हैं, जैसे गंडक और कोसी बराज बनाकर पानी का रोका जाना, उससे पानी तो रुक जाता है, लेकिन उसके साथ बहकर आया हुआ गाद नदी के रास्ते में जमा होता चला जाता है, जिससे नदियों का रिवर बेड बढ़ता जा रहा है और नदियां छिछली होती जा रही हैं। दरअसल नदी का स्वाभाविक गुण है कि वो अपने कैचमेंट एरिया से पानी को बाहर निकालकर अपने से बड़ी नदी या समुद्र तक ले जाती है। इस दौरान अगर कोई अवरोध नहीं हुआ तो वो अपने साथ गाद भी बहा कर ले जाती है। नदी के पानी को रोके जाने की स्थिति में अगर एक जगह पर अगर नदी का बेड लेवल ही ऊपर उठ जाएगा तो नदी प्राकृतिक रूप से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाढ़ के पानी को कंट्रोल करने के लिए तटबंध और बराज बना दिए गए हैं। पानी का दबाव ज्यादा होने के कारण तटबंध टूटेंगे और जो बाढ़ पहले बिल्ली की तरह आती थी वो अब शेर की तरह आ रही है। IIT दिल्ली के एक अध्ययन के मुताबिक हर साल नदियों की तली 5 इंच ऊपर जा रही है। कोसी नदी की बात कर लें तो इस नदी पर 1963 में तटबंध बनाए गए थे। यानी पिछले 50 सालों में कोसी नदी का रिवर बेड 250 इंच यानी 20 फीट ऊपर चला गया है, जिस कारण से कोसी नदी में पानी धारण करने की जितनी क्षमता होती थी वो अब नहीं रही। डॉक्टर दिनेश मिश्र कहते हैं कि नदियों के इस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। तटबंध और बराज बनाकर नदियों के पानी को रोके जाने और उसकी दिशा को मोड़े जाने के कारण कमोबेश उत्तर बिहार की लगभग सारी नदियों में गाद का जमाव हो गया है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बने फरक्का बराज, भारत नेपाल सीमा पर कोसी नदी पर बने कोसी बराज और पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पर बने गंडक बराज के कारण इन सभी नदियों में अब गाद इतना भर चुका है कि अब इसे हटाना संभव नहीं है। एक तरह से कहें तो हमने नदी की कुदरती प्रणाली को बर्बाद कर दिया है।
उत्तर बिहार में मुख्य रूप से 3 बड़ी नदियों और इसकी छोटी छोटी सहायक नदियों से बाढ़ आती है। इनमें सबसे ज्यादा घातक उत्तर पूर्वी बिहार में बहने वाली कोसी नदी है। इसकी सहायक नदियां बागमती, कमला बलान और बूढ़ी गंडक हैं। वहीं उत्तर पश्चिम बिहार में गंडक नदी के कारण बाढ़ की समस्या होती है और इन दोनों बड़ी नदियों के गंगा में मिल जाने के कारण बरसात के समय में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है, जिससे मध्य बिहार से होकर गुजरने वाली गंगा नदी में बाढ़ आती है। इन तीनों बड़ी नदियों यानी गंगा, गंडक और कोसी की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कोसी नदी आखिर क्यों इतना रौद्र रूप धारण करती है और उस पर बने बराज और तटबंधों की इसमें क्या भूमिका है। इसमें कोई शक नहीं कि कोसी नदी का बहाव काफी अनिश्चित है। पिछले 250 सालों में कोसी नदी ने अपने बहाव मार्ग में 120 किलोमीटर का परिवर्तन किया है। नदी के पूरब से पश्चिम की तरफ खिसकने के कारण 8000 वर्ग किलोमीटर जमीन बालू के बोरे में तब्दील हो गई है। कोसी नदी को समझने के लिए पहले कोसी पर बने बराज और तटबंधों का इतिहास जान लेते हैं। साल 1953 में भयंकर बाढ़ आई। उसी से बने माहौल के बीच 1954 में कोसी परियोजना की रूपरेखा तैयार हुई। परियोजना पर काम 1959 में शुरू हुआ और 1963 में बराज और तटबंधों के जरिए नदी की दिशा बदल दी गई। दरअसल बराज नदी की बहाव में एक अवरोध की तरह है, जिससे नदी के पानी को रोक दिया जाता है। इसमें कई फाटक होते हैं। जब पानी का स्तर बढ़ता है तो ये फाटक खोल दिए जाते हैं ताकि पानी के प्रेशर से बराज कमजोर ना हो। बराज के आगे कोसी नदी की धारा को कंट्रोल करने के लिए दोनों किनारों पर तटबंध भी बनाए गए। नदी के पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी तटबंध और पूर्वी किनारे पर पूर्वी तटबंध बनाए गए। ये तटबंध नेपाल और भारत दोनों देशों के इलाकों में है। इन तटबंधों का मकसद उत्तर बिहार और नेपाल में 2800 वर्ग किलोमीटर के इलाके को बाढ़ से बचाना बताया गया था। परियोजना को अपने बाकी उद्देश्यों में कितनी सफलता मिली, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन यह तो साफ है कि बाढ़ से बचाव के मकसद में कामयाबी नहीं मिली। तटबंध बनने के बाद भी भयंकर बाढ़ें आती रहीं। बराज में सिल्ट के जमाव के कारण जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इससे बराज के टूटने का खतरा बना रहता है। कोसी नदी पर बने ये तटबंध अब तक 8 बार टूट चुके हैं। साल 1963 यानी जिस साल तटबंधों का निर्माण पूरा हुआ, उसी साल ये पहली बार टूटा। इसके बाद ये 1968 में 5 जगहों पर टूटा। फिर 1971, 80, 84, 87, 91 और फिर 2008 में नेपाल के कुसहा में यह तटबंध टूटा था, जब बिहार में भयानक बाढ़ आई थी और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था। पानी के प्रेशर के कारण तटबंधों में दरार का पड़ना जारी है। इसके अलावा पानी के निकलने के रास्तों में जाम हो जाने और खेतों में पानी जमा होने जैसे इसके दूसरे दुष्प्रभाव भी सामने आए। नदी का तल पहले से ऊंचा हो गया और नदी के पानी के साथ उपजाऊ मिट्टी कम आने की वजह से खेतों में भी पैदावार घटी है। कहने का तात्पर्य यह है कि तटबंधों से बाढ़ की समस्या का हल नहीं निकला, बल्कि इनकी वजह से कई दूसरी समस्याएं सामने आ गई। कोसी नदी पर जो पूर्वी और पश्चिमी तटबंध बने हैं, इनके बीच भारत में 386 और नेपाल में 34 गांव बसे हैं। भारत में करीब 10 लाख और नेपाल में करीब 1.5 लाख की आबादी वहां रहती है। अगर ये तटबंध सलामत रहते हैं तो तटबंधों के बीच रहने वाली 12 लाख की आबादी की परेशानी की वजह बनते हैं, और अगर ये टूट जाते हैं तो इनके बाहर रहने वाली 5 लाख से लेकर 30 लाख तक की आबादी पर कहर टूट पड़ता है। तटबंध टूटने की हालत में कितनी आबादी बाढ़ की चपेट में आएगी, यह इससे तय होता है कि नदी कौन सा रास्ता अपना लेती है, लेकिन बर्बादी तो हर हाल में होती है। कोसी नदी की तरह ही गंडक नदी पर भी बराज और तटबंध बनाए गए हैं। गंडक बराज, जिसे हम वाल्मीकि नगर बराज भी कहते हैं, उसे साल 1959 में भारत और नेपाल के बीच हुए समझौते के तहत बिहार के वाल्मीकि नगर में बनाया गया था। इस बराज में कुल 36 फाटक हैं। इनमें 18 भारत के हिस्से में हैं, जबकि 18 नेपाल के हिस्से में हैं। इस बराज के कारण भी गंडक नदी में सिल्ट का जमाव बढ़ता जा रहा है। बिहार सरकार लगातार दावे करती है कि तटबंधों के निर्माण के कारण बाढ़ में कमी आई, लेकिन खुद सरकारी आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। अब बात करते हैं गंगा नदी पर बने फरक्का बराज की और इस पर बिहार में होने वाली राजनीति पर। फरक्का बराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर बना है। यह बराज साल 1975 में बनकर तैयार हुआ। इसका उद्देश्य भी गंगा नदी के पानी को कंट्रोल करना था, लेकिन समय बीतने के साथ इस बराज के कारण भी गंगा नदी में सिल्ट का जमाव होता गया और गाद का यह जमाव इतना हो गया कि इस बराज को बिहार में गंगा नदी से आने वाली बाढ़ का कारण बताया जाने लगा। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर कहते रहे हैं कि 1975 में फरक्का बराज के बनने के बाद से गंगा नदी में गाद की समस्या बहुत बढ़ गई है, जिस कारण से बिहार में हर साल बाढ़ से तबाही होती है। यहां तक कि नीतीश कुमार इस बराज को तोड़ने की मांग भी कर चुके हैं। अपनी समस्या का हल किसी और की जमीन पर कहना बड़ा आसान है।
वो भी तब जब बिहार की नीतीश सरकार भी बिहार में सालों से वही काम करती आ रही है। दरअसल नीतीश कुमार जिस बरात के कारण गंगा में सिल्ट जमाव की बात कह रहे हैं, वही काम बिहार में भी हो रहा है। अब कोई नीतीश कुमार से पूछे कि अगर फरक्का बरात से गंगा नदी में सिल्ट जमा हो रहा है तो क्या लगातार तटबंधों के निर्माण से यह समस्या कोसी और गंडक नदियों में नहीं हो रहा है? 1950 में बिहार में नदियों पर तटबंधों की जो लंबाई 150 किलोमीटर के करीब थी, वो अब बढ़कर 3400 किलोमीटर हो गई है। साफ है कि उत्तर बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए तटबंधों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया। इन तटबंधों की मौजूदगी के बावजूद उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या बनी रही। कभी नदी में तटबंधों की ऊंचाई से ज्यादा पानी भर जाने की वजह से, तो कभी तटबंधों के टूट जाने से। लेकिन अलग अलग समय में सरकारों का तटबंधों से भरोसा नहीं टूटा। हाल के दिनों में राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति और इस गाद के प्रबंधन के लिए एक आयोग बनाए जाने की काफी मांग जोर पकड़ रही है। इसके साथ ही ड्रेनेज कमीशन बनाए जाने की मांग भी की जा रही है, जिससे अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर हुए जल जमाव की निकासी के लिए सही सुझाव मिल सके, ताकि हर साल बारिश के मौसम में मुंबई और पटना जैसे शहरों में होने वाले जल जमाव से निजात मिल सके। बाढ़ एक समस्या है, इससे ही मुक्ति दिलाने के लिए बांध और तटबंध बनाए गए। लेकिन पिछले 5 दशकों का अनुभव यह है कि बांधों और तटबंधों ने बाढ़ से बचाव तो नहीं किया, बल्कि कई नई समस्याएं खड़ी कर दी। बहरहाल बांधों और तटबंधों का अस्तित्व अब एक हकीकत है। तटबंधों के जरिए बाढ़ रोकने की कोशिश दुनिया भर में नाकाम हो चुकी है, इसीलिए अब इसके वैकल्पिक तरीके विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जरूरत है कि बिहार सरकार भी नींद से जागे और तटबंधों से बाढ़ को रोकने का ख्वाब छोड़ दे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आपको हम ऐसे और वीडियोस पहुंचाते रहें।